नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बांग्लादेश में जो फ़िलहाल कुछ हो रहा है उससे आप सब वाकिफ़ ही हैं। शेख हसीना वाजेद देश छोड़ के जा चुकी हैं, फ़िलहाल वो भारत में हैं और बांग्लादेश में कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जनता सड़कों पर है और कई देशों का भी जैसा कहा जा रहा है हित अब बांग्लादेश में आ गए हैं। चीन भी उसमें से है और पाकिस्तान भी है और क्या नाम है अमेरिका भी है, जो भी है। बहरहाल ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, अब वो किस हद तक सही है कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे लिए सब चीज़ें सामने आ रही हैं। उन सब देशों के राजनयिक भी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेश से जिस देश का हित सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है भारत देश के प्रधानमंत्री अभी इस पूरे मामले पर एकदम से आश्चर्यचकित रूप से मौन है। मैंने अक्सर देखा है कि जब कभी ऐसा मसला आता है जो थोड़ा सा नॉर्मल से अलग हटके होता है तो अपने प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं भगवान जाने। बहरहाल बांग्लादेश के मसले पर अभी तक जो उनका मौन है वो आश्चर्यजनक है। जो भी है, बांग्लादेश के साथ एक स्थिति ये भी है कि इसका जो भौगोलिक मतलब जो क्षेत्र है इसका, वो क्षेत्र ऐसा है कि चाहते न चाहते हुए भारतवर्ष को इस बांग्लादेश के मामले में निर्णय लेना ही पड़ता है। ये तब भी सही था जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और या फिर जब वो बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप करके उसको बांग्लादेश बनाया। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना, इसकी भी एक छोटी सी कथा है, सुन लीजिए, नए लोगों को सुन के ठीक लगेगा। पाकिस्तान में चुनाव होने वाले थे और शुरू से पाकिस्तान बनने के बाद से कोई भी जो एक नया देश बनता है तो तरह तरह के अंतर्विरोध हो जाते हैं। तो जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अंतर्विरोध था वो ये था कि वेस्ट पाकिस्तान पंजाबी बहुल था और ईस्ट पाकिस्तान बंगाली बहुल था। तो पंजाबी और बंगाली का झगड़ा वहाँ से शुरू हो गया था। बहरहाल 1970 में जब चुनाव हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने वहाँ पर बहुमत हासिल किया और बहुमत हासिल करने के बाद वो उसने कहा कि अब हम सत्ता में आएंगे, जो कि वहाँ वेस्ट पाकिस्तान की पंजाबियों को वो था नहीं, मतलब मंजूर नहीं था। और उस समय वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो जनरल यहिया खान थे। उन्होंने सोचा कि अभी समस्या का जैसा होता है जो तानाशाही वो होती है, क्या नाम है, तानाशाही जो शासन होता है वो कुचलने में भरोसा करता है। तो यहिया खान की जो सैनिक सत्ता थी उसने ईस्ट पाकिस्तान में जो आज का बांग्लादेश है उसमें लोगों को कुचलना शुरू किया। और जब कुचलना शुरू किया, बड़ी मारकाट वहाँ से मचने लगी, तो उसका नतीजा चाहते हुए भारतवर्ष पर पड़ा। वहाँ से लोग भाग भाग करके भारतवर्ष आने लगे और काफ़ी लोग आ गए। उस ज़माने में करीब 1 करोड़ लोग आ गए। और जाहिर सी बात है, 70-71 की बात है, उस समय स्थितियाँ इतनी ठीक ठाक नहीं थी। भारत एक कमज़ोर और क्या नाम है गरीब मुल्क था। 1 करोड़ शरणार्थियों का एकदम से भार पड़ जाना बड़ा मुश्किल काम था। ये सब हुआ। फिर भारत इंदिरा गांधी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने दुनिया भर से जो अमेरिका था और जो उस समय भी ऐसी शक्तियाँ थी जो अपने आप को निर्णायक मानती थी, अमेरिका था, चाइना था, इनसे सबसे कहा कि भाई आप लोग पाकिस्तान के साथ हस्तक्षेप करिए। किसी ने नहीं सुनी। फिर इंदिरा गांधी ने खुद हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना और वेस्ट पाकिस्तान जो आज भी पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान के बनने के बाद चूँकि एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को बनाने में इंदिरा गांधी ने दाई की भूमिका निभाई थी, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान जो था वो शुरू से इंदिरा गांधी के प्रति वो रहा, क्या नाम है, कृतज्ञ रहा और वो मामला चलता रहा। बाद के दिनों में कुछ ही दिनों बाद, और शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो वहाँ के राष्ट्रपति बने, नए बने हुए बांग्लादेश के। कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति की नीतियों से वो हो करके सेना ने वहाँ पाकिस्तान की मदद से हस्तक्षेप किया, जैसा बताया जाता है, और शेख मुजीबुर रहमान के पूरे ख़ानदान को मार डाला। उस समय शेख हसीना वाजेद हिंदुस्तान में थी। इंदिरा गांधी ने अपने पति के साथ इंदिरा गांधी ने उनको राजनीतिक संरक्षण दिया और कहा तुम रहो, और कालांतर में फिर शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश गए और वहाँ पर राष्ट्रपति बनी। ये सब सारी चीज़ें जो हुई, और इस बीच में बांग्लादेश ने अपना काम शुरू किया, देश के रूप में धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। और शेख हसीना वाजेद जब प्रधानमंत्री बनी तो उनके ऊपर दो काम उन्होंने किए, जैसा चीज़ें सामने आती है। पहला काम तो उन्होंने भारत के साथ पूरी तरीके से अपनी मित्रता बनाए रखी, क्योंकि एक तरीके का उनके साथ एक वो भी था, एक तरीके का मतलब रागात्मक संबंध भी था।
और दूसरे कि उन्होंने बांग्लादेश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसमें उन्होंने कुछ कर्ज क्या नाम है वहाँ से भी लिया, वर्ल्ड बैंक से, और कुछ कर्ज उन्होंने चाइना से भी लिया। और एक चीज़ और थी, बांग्लादेश एक ऐसा, मैंने बताया ना कि बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत से देशों के स्वाभाविक हित आकर के टकराते हैं, जिसमें से पाकिस्तान और चाइना और भारत तीनों ही एक ऐसे देशों में है। पाकिस्तान तो इसलिए लगा हुआ है कि हमारा ही हिस्सा था जो निकल गया, और चाइना और भारत का ये है कि वहाँ एक जो समझौते होते हैं जिसके चलते बांग्लादेश का निर्माण होता है, उसमें जाहिर सी बात है भारत की भूमिका अहम होती है, जो चीन पसंद नहीं करता। इस बार जो झगड़ा हुआ है जिसके चलते शेख हसीना को वापस आना पड़ा, उसमें इस झगड़े का भी एक अहम रोल है, ऐसा बताया जाता है कि परियोजनाएं पूरी करने में शेख हसीना भारत को प्रेशर दे रही थी और चीन इससे नाराज़ था। और उसके अलावा अमेरिका की बहुत शुरू से, मतलब जिसको कहना चाहिए कि जब से मतलब जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तब से इसके ऊपर निगाह थी, और वो दक्षिण एशिया पर निगाह रखने के लिए बांग्लादेश का एक हिस्सा चाहता था, वहाँ पर अपना अड्डा बनाने के लिए, वो भी अपनी बातें कर रहा था। अब ये जो इस बार ये क्या नाम है हुआ है, ये घटनाक्रम जो हुआ है, इस घटनाक्रम में ऐसा जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो मैंने फिर कहूँगा कि किस हद तक सही है मैं नहीं कह सकता, कि बांग्लादेश में पाकिस्तान फिर से अपनी धार्मिक भावनाएं चाहता है बढ़ाना, ताकि उसके माध्यम से वो भारत में फिर वैसा ही दो तरफ का फ्रंट खोल सके जैसा पहले हुआ करता था। अमेरिका के अपने हित है और चाइना के अपने हित है। उसमें अमेरिका और चाइना के हित कुछ ज़्यादा ही टकरा रहे हैं, क्योंकि अब आज की तारीख में अमेरिका और चाइना के हित वैसे भी पूरी दुनिया भर में आपस में टकरा रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। अब ऐसे में शेख हसीना वाजिद ने भारत पे भरोसा किया, जो बड़ा स्वाभाविक था। अब वो किन वजहों से चीज़ें वहाँ पर काबू के बाहर हो गई, एक तो लोग बताते हैं कि शेख हसीना का शासन जो था वो तानाशाही था। अब ये तो खैर इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक सत्य ये भी है कि बांग्लादेश को काफ़ी मतलब सामान्य राष्ट्र से एक खासा संपन्न राष्ट्र तो शेख हसीना ने बनाया। अब उस प्रोसेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। और वहाँ पर जैसा होता है कि जो इस तरीके की आजकल जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो नई इकोनॉमी बनती है, उसमें कुछ लोग अमीर होते हैं और काफ़ी लोग गरीब हो जाते हैं। वही बांग्लादेश में भी हुआ, कुछ लोग अमीर हुए, काफ़ी लोग गरीब हुए। उन गरीबों ने जो नौकरी में 31% आरक्षण था, उसको लेकर के आंदोलन किया, और उस आंदोलन को अमेरिका की और क्या नाम है चाइना की और पाकिस्तान की तरफ शायद मिली, उसके चलते आंदोलन पे काबू हो गया और हसीना वाजिद हिंदुस्तान आ गई। इस पूरी परिस्थिति में अभी तक जब से लेकर के वो आंदोलन चला और जब से लेकर के हुआ और बांग्लादेश में अमेरिका और चीन का इसका सबका हस्तक्षेप बढ़ रहा था, इस पूरी अवधि में भारतवर्ष का एक भी बयान बांग्लादेश को समर्थन में नहीं आया। वो लगातार आती थी शेख हसीना वाजिद, वो सब होता रहता था, लेकिन ऐसा बयान जो लाल लाल आँख करने वाला बयान था, लाल लाल आँख करने वाला बयान कोई भी भारतवर्ष की तरफ से ऐसा नहीं दिया गया बांग्लादेश के फेवर में, जिससे अमेरिका और क्या नाम है चीन को, इन सब देशों को लगता कि हाँ भारतवर्ष जो है बांग्लादेश के पीछे उतनी ही सुदृढ़ता से खड़ा है जितनी सुदृढ़ता से हम उसको वहाँ से उसको बांग्लादेश के अंदर स्थिति को गड़बड़ाना चाहते हैं। ये हुआ, और उसकी तार्किक परिणति ये हुई कि जब शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और यहाँ चली आई, उसके बाद से मोदी जी का मुँह सिला हुआ, कुछ कर ही नहीं रहे। और उसमें एक क्या नाम है एक फैक्टर और काम कर रहा है, वो किस हद तक सही मैं नहीं जानता, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो आजकल का जो ये जो ट्विटर का और इसका सबकी जो दुनिया है, वो किस हद तक सही है ये नहीं कहा जा सकता। अब ये भी भारतवर्ष का एक हिस्सा ये चाहता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको सांप्रदायिक हिंसा का रूप दे करके और कुछ उससे फ़ायदा भारत में उठा लिया जाए। ये एक फैक्टर है। आजकल का ट्विटर वगैरह देखिए, उससे लगता है कि भारतवर्ष बांग्लादेश में अगर हिंसा हो रही है, और जो हो भी रही होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही होगी, उस हिंसा का फ़ायदा जो है यहाँ की जो सांप्रदायिक क्या नाम है सद्भाव बिगड़ा हुआ है हिंदुस्तान का, उस सांप्रदायिक सद्भाव को और बिगाड़ने में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे फ़ायदा उठाए, ये भी एक फैक्टर काम कर रहा है। कुल मिलाकर के ये कहने में मतलब संकोच नहीं है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और वो जो भी होगा कालांतर में, उसको रोकने में और उसको ठीक करने में अपने देश भारतवर्ष की कहीं से कोई भूमिका नहीं दिख रही है, जबकि वही देश है बांग्लादेश जिसको भारतवर्ष की भूमिका से ही जो स्वतंत्र हुआ और अभी तक का उसने 50 सालों से अधिक का जीवन जिया। अब बांग्लादेश जब दोबारा मुसीबत में पड़ा है
तो उस मुसीबत से निकालने में निकल तो जाएगा ही, ऐसा नहीं है, सारे देश अपनी अपनी मुसीबतों से निकल जाते हैं, लेकिन उस मुसीबत से निकालने में भारतवर्ष की कहीं कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। ये आश्चर्य की बात है, दुख की बात है। और नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि भारत बांग्लादेश एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है कि वहाँ पर भारत ने अगर कड़ी तरीके से निगरानी नहीं की तो वो कालांतर में और ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा। बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहाँ से सिक्किम भूटान को वो गड़बड़ाया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को वो किया जा सकता है, मतलब वहाँ पर भी वो सब स्थितियाँ गड़बड़ की जा सकती, जैसी चाइना की बहुत पहले से मंशा रही है। इसलिए ये बात कुल मिला करके जो मैं फिर कह के बात ख़त्म करूँगा कि बांग्लादेश की जो इस बार की क्राइसिस है, पहली बार जब क्राइसिस थी जब बांग्लादेश बना था, उस क्राइसिस को जितनी बखूबी इंदिरा गांधी ने हैंडल किया और उससे जितनी चीज़ें हासिल की, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया, उससे उधर से आक्रमण की संभावना ख़त्म हुई, अपना वो पूरा नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा सुरक्षित हुआ, ये सब इंदिरा गांधी ने किया। वो सब सारी चीज़ें अनडन हो चुकी हैं और मोदी जी उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आगे भी अभी वो कोई उसमें वो नहीं किया गया सार्थक हस्तक्षेप, सार्थक और गुणात्मक हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो ये मान के चलिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो लंबे समय तक भारतवर्ष के लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, ये कन्फर्म है। बाकी देखिए जो होता है तो होगा ही। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।